अस्सलामुअलैकुम। दुनिया मेहर बुखारी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मरियम जीशान। पंजाब भर में तूफानी बारिशों ने कयामत बर्पा कर दी है। रावलपिंडी में 15 घंटों में 230 मिलीमीटर बारिश बरसने पर नदी नाले बिफर गए। नाला लई की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होने पर सायरन बजा दिए गए हैं और रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अब से कुछ देर पहले वजीर आजम ने हंगामी इजलास भी तलब किया। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट के बाद 423 मिलीमीटर बारिश बरसने पर डैम का बंद टूट गया। पीडीएमए के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में बारिशों के बायस 103 शहरी मारे जा चुके जबकि 290 जख्मी हुए हैं। मूसलाधार बारिश के बायस शाहपुर और रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाला पुल पानी में डूब चुके हैं। रावलपिंडी में फ्लड अलर्ट जारी करते हुए एक रोजा तातील का ऐलान कर दिया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में कहा कि गैर मामूली तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इंतजामिया को आवाम को बजरिया सायरन और एलानात आगाह रखने की हिदायत कर दी गई है। शदीद बारिशों के बायस नाला लई में तुग़यानी की सूरत हाल है, जिसके बाद आसपास के इलाकों से इनखला शुरू कर दिया गया। तर्जुमान वासा रावलपिंडी के मुताबिक नाला लई में पानी की सतह तेजी से बुलंद हो रही है, जो कटारियां के मकाम पर 21 फीट और गवाल मंडी के मकाम पर 20 फीट तक पहुंच चुकी है। महकमा मौसमियात ने बताया कि जुड़वा शहरों में अब तक 230 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की गई है। इंतजामिया की जानिब से ऐलान किया गया कि नाला लई के अतराफ नशेबी इलाकों के रिहायशी इनखला की सूरत में इंतजामिया से ताउन करें। दूसरी जानिब जेहलम में रात से जारी बारिश के बायस नदी नालों में शदीद तुग़यानी का खदशा है। ज़िले इंतजामिया ने सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए फौज से मदद तलब कर ली। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अगले 24 घंटे में शदीद बारिशों के बायस शहरों में सैलाबी सूरत हाल जबकि नदी नालों में मजीद तुग़यानी का खदशा जाहिर कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद बारिशों का ताहाल इम्कान मौजूद है, जो अगले 24 घंटों में मुसलसल जारी रहेगी। क्या महकमा मौसमियात ने मुतल्लिका इदारों को पेश की खबरदार नहीं किया था? अगर इंतजामिया को पेश की खबरदार किया गया था तो मुमकिना इंतजाम क्यों नहीं किए गए और आवाम को अपनी हिफाजत के लिए अब किन अवामिल को मद्देनजर रखने की ज़रूरत है? ये और बहुत सब कुछ हम जान लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त साबिक मेट मोहम्मद रियाज साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मानसून हर साल आता है, बारिशें शदीद से शदीद तर होती हैं, लेकिन पेश की इक़दाम क्या किए जाते हैं? 103 जानें चली गई हैं सर, कौन इसका जिम्मेदार है? जी, ये तो खैर मैं नहीं कह सकता, लेकिन चूंकि मानसून एक ऐसा सीजन है, ये पाकिस्तान के लिए ये जब से एग्जिस्टेंस में है उनसे पहले ही ये जो सिचुएशन है, वेदर सिस्टम है, ये आता रहता है क्योंकि जियोग्राफिकल कंडीशन जो पाकिस्तान का है। तो ये अभी हमें लर्न करना चाहिए कि बावजूद इसके कि इतने हाई टेक्नोलॉजी भी आ गए हैं और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है हर चीज़ के अंदर, लेकिन ये वाकई ये बहुत बड़ा एक बात है कि डिस्पाइट ऑफ इट स्टिल जो है इतनी वो कैजुअलिटीज हो रही है। और मोस्टली तो वजह यही बन रही है ना कि अगर 60 साल पहले हम देखें तो कोई भी कैजुअलिटी, हालांकि यही वेदर सिस्टम आते थे, मानसून एक्टिव होते थे, हैवी रेन एक्टिविटी होती थी, लेकिन यह है कि उस वक्त जो रिस्क था वो जीरो था। अब चूंकि लोग वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, हम रिस्क खुद बढ़ा रहे हैं। जिस तरीके से इंटेंसिटी वेदर की बढ़ रही है, इसी तरीके से हम उनको रिस्क भी, लोग वहाँ पे ज्यादा जो जगह हैं वह बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके हम जो मेजर्स है वो हम नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से कैजुअलिटीज जो है और ये जितने नुकसानात है वो होती जाएगी जब तक हम इसको सीरियसली नहीं लेंगे। तो हमने आखिर कब सीरियस लेना है इसको? आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान बनने से पहले के ये मानसून सिस्टम है जो दाखिल होता है मुल्क में और ऐसे ही बरसता है, तो हम पेश की इक़दाम क्यों नहीं करते इसको लेकर? नहीं, पेश की इक़दाम तो देखिए ना, दो तरीके हैं। एक जो अर्ली वार्निंग होता है, ये तो अब इतना ज्यादा है कि जो सरकारी डिपार्टमेंट से, इसके अलावा भी प्राइवेट लोग इसकी प्रिडिक्शन कर रही हैं और होती रहती है कि यार अभी एक सिस्टम आ रहा है, ये इतना ज्यादा इसकी पोटेंशियल है और इससे इतने नुकसानात होते हैं, अर्बन फ्लडिंग होगी। लेकिन आगे दूसरा जो साइड है कि जो पेश की जो इकदाम है कि जो हमने रिस्क को कवर किया भी है या नहीं किया हुआ है, वो बड़ा जरूरी है। कि जिस तरह नाले हैं, वो नालों के अंदर मतलब लोग जो है वो जोक तर जोक उसके पॉपुलेट हो रहे हैं, इंक्रोच कर रहे हैं और वहाँ पे बढ़ रही हैं। इसी तरीके
जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो ये किसकी बढ़ती जा जिम्मेदारी रही है? है। लोगों को वहां आबाद होने से रोकना किसकी जिम्मेदारी है? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह है कि आप खुद जानते हैं कि किसकी जिम्मेवारी है, उसको होना चाहिए और उसको हैंडल करना चाहिए। जब तक इसको हम सीरियसली नहीं लेंगे इसी तरीके से, ये तो बड़ा मुझे स्टिल जो है ना, क्योंकि ये इतना बड़ा फ्लड नहीं है जिस तरह दूसरे मुल्कों में बड़े बड़े फ्लड्स आते हैं, उतनी कैजुअलिटीज तो इसमें होते नहीं है जितने यहाँ पे एक मामूली सा सिस्टम आ गया, हालांकि वो फुल स्विंग पे नहीं था, जितना होना चाहिए था, फिर भी उसकी वो पोटेंशियल नहीं थी। इस्लामाबाद में, लाहौर, रावलपिंडी में, लाहौर में 24 घंटे में 200 मिलीमीटर रेन जो है ना, ये एक यूजुअल मानसून में है, ये कोई अब यूजुअल नहीं है। लेकिन सर तो हम हर फोरम पर क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पाकिस्तान शदीद मुतासिर हो रहा है मौसमियाती तब्दीलियों की बिना पर। इसकी एक वजारत भी काम कर रही है, लेकिन वो क्या काम कर रही है कि साल में एक बार मानसून आना है और उसके बाद भी आवाम ने ऐसे ही मरना है, पानी घरों में दाखिल होना है, गाड़ियां बह जानी है। मनाजिर आप देख सकते हैं हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर, दिल दहला देने वाले ये मनाजिर हैं और आवाम का तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं दिखाई दे रहा ना। आप तो कह रहे हैं आबाद करना एक बहुत बड़ा रिस्क है, चलें इस पर तो काम होना बाकी है ना, लेकिन नालों की सफाई तो ये एक पहले काम करना चाहिए, ऐसा मौसम शुरू होने से पहले ही, वो भी नहीं की गई। तो फिर आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि इसमें प्रिडिक्शन की भी जरूरत ही नहीं है, अर्ली वार्निंग की भी जरूरत नहीं है कि जो नुकसान हो रहे, क्योंकि मानसून जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि ये अभी के तो नहीं है, ये तो जब से पाकिस्तान की मतलब जिस तरह सब कॉन्टिनेंट की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो उस वक्त से शुरू है, और उसमें ये जो 2 महीने खासकर जुलाई है, अगस्त है और मिड ऑफ सितंबर है, इसमें इसी तरह टोरेंशियल रेंज जो है वो होती रहती है। किसी साल अगर नहीं हुई तो ये रेन तो वैसे ही हमारे लिए होनी चाहिए, क्योंकि रेन नहीं होगी तो जो वाटर टेबल है और जितनी पानी का जो शदीद किल्लत है वो किस तरह मीट करेंगे। बारिश तो होनी चाहिए। और इसी तरह, लेकिन जिस तरह अगर हम, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जिस तरह पुराने जमाने में लोग नहीं थे वहां पे, इतनी रिस्क नहीं होती थी तो कोई कैजुअलिटीज नहीं होते थे। लेकिन अब जो जो जिस तरीके से हम खामखा क्लाइमेट चेंज को, वो ठीक है उसके इम्पैक्ट्स हैं, लेकिन उनके साथ साथ हम रिस्क को भी बढ़ा रहे हैं। वो रिस्क के लिए हम कोई काम जो है वो नजर हमें नहीं आ रहे, और जब सीजन शुरू हो जाता है और इसी तरह जो टेलीविजन पे और प्रेस के अंदर जो ना ये खबरें शुरू हो जाती है, फिर हमें वो 2-3 महीने तक इसको कर रहे हैं और बाकी फिर कह देते हैं कि यार ये नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह लेकिन नहीं सर होगा। आबादी तो बढ़नी है और वक्त के साथ साथ बढ़ रही है, तो हमें मेजर्स भी उसके अकॉर्डिंग लेने चाहिए ना, कि हम पुराने जमानों की बातें करेंगे, तब लोग नहीं थे तो तब लोग मरते नहीं थे, अब लोग हैं तो क्या उन्हें मरने के लिए छोड़ देना है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? सर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, मुझे और भी बहुत कुछ जानना है आपसे। इस वक्त हमारा नुमाइंदा ओवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। करंट सिचुएशन इस वक्त है क्या, ये जान लेते हैं। ओवैस, क्या पंजाब में सब अच्छा चल रहा है? बारिशों का पानी फौरन उसकी नकासी हो रही है? क्योंकि वजीर आजम साहब तो बहुत तारीफ कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट की। जी देखिए, ये एक चले नेचुरल डिज़ास्टर हम कहेंगे। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट होता है जिसके बाद जो है एक बरसाती नाले के अंदर पानी आ जाता है, जिसकी दोगयानी से काफ़ी बड़ा एरिया ज़ेर आब आ जाता है। तकरीबन कह लें कि 20 से 25 हज़ार जो है DC के मुताबिक यहाँ पर आबादी ज़ेर आब आई हुई है। लेकिन दूसरे एंड के ऊपर जो आज अगर मैं फैक्ट्स को स्प्लिट करूँगा तो वो सूरत हाल ये है कि सुबह से हम लोग इस पोजीशन के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ पर फ़ौज के एहलकार भी मौजूद थे, इसके साथ रेस्क्यू 1122 के एहलकार और पुलिस के एहलकार भी यहाँ पर मौजूद थे। ये एक देहाती इलाका है, लेकिन यहाँ पर जो है सुबह के टाइम ऑपरेशन किया गया रेस्क्यू, लेकिन उसके बाद छोड़ दिया गया रेस्क्यू। अभी से कुछ देर कबल मगरिब होने से थोड़ी देर पहले जो है कुछ 1-2 बोट्स जो है वो अंदर गलियों में गई हैं और वो वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करके लाई हैं। आज दिन को यहाँ से दूर दराज के इलाकों से पानी में जो है शहरी वो बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचे स्पॉट तक, तो वो आके वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम रेस्क्यू एहलकार को कह रहे हैं कि हमारे क्या इन लोगों को पहले अलर्ट नहीं किया गया था? क्या नहीं मालूम था कि ये जो एरियाज हैं ये रेड अलर्ट हैं और यहाँ से लोगों को पहले ही इनकला ज़रूरी था लोगों का? देखिए, एक नेचुरल डिज़ास्टर है वो अपनी जगह पे हो गया, लेकिन दूसरे एंड के ऊपर अगर हम इस चीज़ को देखें हुकूमत को, तो हुकूमत जो है बिल्कुल भी नॉन सीरियस लग रही है। यहाँ पर आते हैं दौरा करके फ़ोटो सेशन की हद तक वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड पे लोगों को रिलीफ नहीं दे रहे। आई कैन बैठ के अभी भी बहुत से लोग जो है अपने घरों के अंदर फंसे हुए हैं, उनके इर्द गिर्द पानी, जिनके अंदर बुजुर्ग भी शामिल है, बच्चे भी शामिल है। अब से कुछ देर पहले जो है वो एक बोट रेस्क्यू करके लाई है यहाँ पर लोगों को, जहाँ पर एक नौमौलूद बच्चा एक खातून के हाथ में था जिसकी एज हार्डली 1 माह होगी, उसके साथ साथ एक बुजुर्ग थे उनके साथ, जिनको रेस्क्यू एहलकारों ने
उठाकर यहाँ पर रखा है। तो जितने एरिया के ऊपर ये सैलाब आया है, जितने एरिया के ऊपर पानी आया है, जिसने इम्पैक्ट किया हुआ है, उस हिसाब से जो है ना यहाँ पर रेस्क्यू एहलकार, ना कोशिशें की जा रही, इवन कि जो है यहाँ पर इंतजामिया के पास एग्जैक्ट डाटा भी नहीं है। डिजास्टर के बाद आप बता रहे हैं ना कि कोई तैयारी नहीं है, ये सब होने से पहले क्या तैयारी थी? क्या पेश की इतलात नहीं दी गई थी? 2 दिन से बादल बरस रहे हैं, इंतजामिया क्या कर रही है वहां पर? जी बिल्कुल, ऐसी बज़ाहिर अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है कि इंतजामिया के पास जो वसाइल हैं उन्हें भी बरूए कार नहीं लाया जा रहा। पहले यहाँ पर ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पर इधर जो है मंगला डैम भी लगता है और कश्मीर से आने वाला पानी भारत की आबी जारियत की नज़र भी हो सकता है। तो ये वैसे ही वल्नरेबल एरिया है। यहाँ पर जो है पहले इतला नॉर्मल दिनों में दी जाती है तो लोग वैसे ही जो है वो अटेंटिव हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं उस हिसाब से। लेकिन अभी ये इतना बड़ा डिज़ास्टर हो गया है, लेकिन उसके बावजूद ना सिर्फ जो है वसाइल बरूए कार भी नहीं लाए जा रहे और हुकूमत इतना नहीं करी कि डाटा कलेक्ट कर ले या ड्रोन्स उड़ाकर लोगों की सूरत हाल देख ले। लोग की सूरत हाल के अंदर अभी इस एरिया में मुकम्मल तौर पर लाइट ऑफ है, बहुत बड़ा एरिया डैमेज हो रहा है। आई कैन अश्योर यू, आई एम श्योर कि कल जब चीज़ें होंगी तो यहाँ पे कैजुअलिटीज़ होंगी और कैजुअलिटीज़ सिर्फ इस वजह से होंगी कि वक्ती तौर पर रेस्क्यू नहीं पहुँच सके। यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, लोगों को खाने की सहूलियात में प्रॉब्लम होंगी। इसके साथ साथ लाइट चली गई है। पहले तो लोगों ने फ़ोन करके इतला करते रहे कि हमें रेस्क्यू किया जाए, लेकिन अब लोग जो है उनकी बैटरीज भी यकीनी तौर पर डेड हो चुकी होंगी कि तो लोग बिल्कुल अब इतला भी नहीं कर पा रहे और इतना घुप अंधेरा है कि आपको 2 मीटर तक भी नजर नहीं आ रहा। तो यकीनी तौर पर सूरत हाल अलार्मिंग है और हुकूमत जो है वो अप टू मार्क नहीं रही इस पूरे प्रोसीजर में। ठीक है, आप कह रहे हैं यहाँ के अवाम का तो कोई पुरसाने हाल नहीं। जुड़वा शहरों की क्या सिचुएशन है और स्पेशली नाला लई से मुतालिक मुझे बताएगा, जो हर साल जिसकी जो सतह है बुलंद हो जाती है और नाले बिफर जाते हैं, क्या मानसून से पहले नालों की सफाई का अमल मुकम्मल किया गया था? जी देखिए, नाला लई जो है ये इसके बहुत पुराना जो है वो इशू चल रहा है। नाला लई को सफाई तो उसकी की जाती है, लेकिन उसके इर्द गिर्द में तजावज़ात है जिसकी वजह से ये पूरे मुल्क के अंदर भी है और स्पेशली इस्लामाबाद के अंदर भी चीज़ है कि तजावज़ात की वजह से जो गुजरगाहें थी पानी की नेचुरल वो क्लोज़ हो गई हैं, तंग हो गई हैं, जिसकी वजह से जब भी ऐसा स्पेल आता है ऑलरेडी जो है लोग अलर्ट पे अपनी मतलब आपके तहत हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है और पानी की राहों को रोका जा रहा है। तो दिन ब दिन ऐसे जो है सिनेरियोज वो ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। आज भी नाला लई के लेवल इस हद तक आ गया। इसके साथ साथ रावल डैम जो कि एक मरकज़ी डैम है जहाँ पे इस्लामाबाद पिंडी के पानी का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा भी मौजूद है, उसकी एक अरसे से सफाई नहीं की जा सकी। वहाँ पे पानी के फ्लो को गंदा पानी है, उसके इर्द गिर्द इतनी गंदगी है, रावल डैम की मतलब पानी की कैपेसिटी नहीं बढ़ाई जा सकी। जब ऐसा मौसम होता है पानी आता है वहाँ से फिर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है, वरना जब पानी खुश्क होना को शुरू होता है तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पानी का बहरान पैदा हो जाता है। इस हवाले से मुतअद्दिद मीडिया के लोगों ने रिपोर्ट्स बनाई हैं, मुतअद्दिद इस हवाले से बातें की हैं, जो भी हायर अथॉरिटीज़ है उन तक पहुँचाया गया है। इस हवाले से बहुत अरसे से ये एक डिबेट हो रही है, बहुत अरसे से हो रहा है, लेकिन किसी के कान में जूं तक नहीं रिंगती। आज भी आप रावल डैम के सराउंडिंग में चले जाएँ, ताफुन से इतनी खूबसूरत जगह इर्द गिर्द आप बैठ नहीं सकेंगे और हमारी हुकूमतें ऐसे किसी मौके का वेट कर रही होती हैं ताकि ऐसा कोई मौका है डिज़ास्टर हो तो इन तक बात पहुँचे, तो फिर उस हवाले से अगली स्ट्रेटजी बनाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन फिर भी नहीं होती उस लेवल की स्ट्रेटजी बनाकर जो है बातों तक चीज़ें रहती हैं। रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और एक दिन की तातील भी दी गई है। ओवैस, क्या इन छुट्टियों के बढ़ने के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं अगर सिचुएशन यही रही तो? देखिए जी, अभी भी इस्लामाबाद रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और पिछले 3 रोज़ से ये सिलसिला जारी रहा है। अभी मैं इस वक्त जेलम के अंदर मौजूद हूँ और इस्लामाबाद की भी साथ साथ हमें वो अपडेट्स आ रही हैं। मैं ये आपको ये बताता चलूँ कि अगर ये बारिश का सिलसिला आज ना रुका और बारिश होती रही आज रात को भी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और दीगर पंजाब के मुतअद्दिद इलाके जो है उनमें बुरी तरह से जो है चीज़ें डैमेज होंगी। लोग अभी तक जैसे तैसे सर्वाइव कर गए, लेकिन अभी लोगों की हिम्मत भी जो है वो जवाब देती जा रही है। और ये एक तरफ लाइट नहीं है, लोगों का कनेक्शन नहीं है दूसरी दुनिया के साथ, लोग इंटीमेट नहीं कर पा रहे, लोगों को बता नहीं पा रहे, रेस्क्यू के लिए जो है हेल्प आउट नहीं कर सके। दूर दराज के इलाके हैं, यहाँ पर जो है वो उस तरह से सहूलियात भी मैसर नहीं है। तो अगर बारिश ये नहीं रुकती तो ये डिजास्टर जो एक बड़ा डिजास्टर दूर दराज के इलाकों की आप बात कर रहे हैं, अगर मैं शहरी इलाकों की बात करूँ तो वहाँ पर इंतजामिया क्या अलर्ट है? जिस तरह से आप सिचुएशन बता रहे हैं बहुत ही क्रिटिकल है, क्या इंतजामिया इतनी संजीदा दिखाई दे रही है? देखिए जी, शहरी इलाकों में जो है इंतज़ामिया जो है वो एक पब्लिक प्रेशर भी होता है, उसके साथ साथ मीडिया बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्टिव होता है। तो उस हवाले से वक्ती तौर पर जो है ना इंतज़ामिया वो कोशिश तो करती है कि इस किस्म के जो है वो चीज़ों को टैकल किया जाए। लेकिन जो फ्यूचर थ्रेट हमें अगले 8 से 10 घंटों के अंदर है, वो चाहे शहरी इलाका हो चाहे देही इलाका हो, फ्यूचर थ्रेट यही है कि अगर बारिश होती है तो ये सिचुएशन इंतज़ामिया के कंट्रोल से भी निकल जाएगी, क्योंकि अभी तक जो सूरत हाल होती जा रही है। और अगर आज भी
बादल बरस रहे तो फिर मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। मोहम्मद रियाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बारिश हो तब मसला, बारिश ना हो तब भी मसाइल हैं, तो हल क्या है आपकी नज़र में? हल यही है कि इसको सीरियसली टैकल करना चाहिए, क्योंकि पानी ना होगा जिस तरह आपने बता दिया, क्योंकि एक्यूट शॉर्टेज जो है आपने देख लिया होगा कि यहाँ इस्लामाबाद के अंदर कितनी ड्रिंकिंग पानी का अवेलेबिलिटी जो है वो नहीं हो रही है। तो बारिश ही है जो वाटर टेबल को ये रिचार्ज कर देते हैं और आगे जो 7-8 महीने उनके लिए सप्लाई को इंश्योर कर जाता है। तो बारिश तो इतनी जरूरी है, हर लिहाज से वो जरूरी है, लेकिन अब इसको मतलब डिजास्टर बनाना, ये एक उसको मैनेज करना जो है ये बड़े जरूरी है, क्योंकि ये तो आएगा मानसून जो है जिस तरह एक है जियोग्राफिकल कंडीशन है जो ये होना ही होना है। तो वो हर साल जो है जुलाई, अगस्त और मिड सितंबर, इसमें इसी तरह हेवी रेन की एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो इग्नोर नहीं कर सकते, रूल आउट नहीं कर सकते। ये तो अर्बन फ्लडिंग है, जो अगर रिवर फ्लड आ गया तो उसका क्या बनेगा कि उसमें तो भी खासकर जो फ्लड प्लेन्स है उनके अंदर लोग रह रहे हैं। तो उसमें हकीकत बात यह है कि इसको सीरियसली जब तक नहीं लेंगे और इनको जो डिजास्टर को डिजास्टर ना समझेंगे, खासकर जो फ्लडिंग है या रेन की वजह से जो डैमेजेस हो रही है, तो कुछ तो ऐसे हैं जो मैनेज नहीं हो सके, जिस तरह स्लाइडिंग है, लैंड स्लाइडिंग है और इस किस्म के। लेकिन खासकर जो रेन वाले हैं, रेन से जिसमें फ्लड है, फ्लैश फ्लड है, नालों के अंदर लोग है, ये तो मैनेजेबल चीजें हैं। इसको हमें जो है ना वो सीरियसली लेना इन दिस चाहिए। सीजन सबको पता है मॉनसून आना है, प्री मॉनसून की बारिशें भी होती हैं, लेकिन ये तीसरा स्पेल है जो इस वक्त बरस रहा है और एक्सपेक्टेड है कि मजीद स्पेल भी आएंगे। सिचुएशन सारी आपके सामने है और वजीर आजम तारीफ कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट की। क्या वजीर आजम की तारीफ दुरुस्त है? जी मुझसे पूछ रहे हैं जी, वो जाहिर है, जी जी आप ही से बोल रही हूँ। वो एप्रिसिएशन तो जाहिर है पीएम ठीक है जो आपकी कहते नजर हैं में? तो जी जाहिर है, वो अगर वो कहते हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली। पंजाब में चूंकि वो सीएम भी रह चुके हैं, उसने काफी काम किया है वहाँ पे। काम बहुत, खासकर मानसून के सीजन में बहुत से काम होते रहते हैं, और जो जिस तरह ड्रेनेज सिस्टम है वो डेफिनेटली उसके दौर में बहुत अच्छा था, और अभी भी मेरे ख्याल में जिस तरह हम देख रहे हैं तो बेहतर ही है। सर 103 लोगों की जानें चली गई हैं, मोटरवे ज़ेरे आब आ गई है, नदियां नालों का मंजर पेश कर रही हैं, जो गलियां हैं एक एक मंजिल डूब चुकी है, तो ये तसल्ली बख्श इकदाम हैं आपकी नज़र में? नहीं, अब ये तो इसमें खासकर जो इंस्टीट्यूट्स है वो उनकी वो काम है ना। अब पीएम का तो नहीं है कि वो जो है ना वो इसी तरह वो करेंगे। तो ये मतलब खासकर जो इसके लिए जितने भी इदारे हैं उनको ये श्योर होनी चाहिए कि आइंदा के लिए इस किस्म के जो इकदाम की जाए, क्योंकि मानसून सीजन जो है ना इसमें तो अब वार्निंग की भी जरूरत नहीं है। जिस तरह हम डाल देते हैं ना कि भाई डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं किया, वो क्या इसकी जरूरत ही नहीं है भाई। ये तो इसमें टोरेंशियल रेन होती जाएगी। आप हिस्ट्री देखे मानसून सीजन के, ये 3 महीनों की जो आप हिस्ट्री है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें डेफिनेटली खासकर लाहौर हुआ, गुजरावाला हुआ, फैसलाबाद है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी है, जेलम है, और इसके आगे भी जो मतलब बाकी ऐसे है मुल्क के, इसमें तो हर सीजन के अंदर अर्बन फ्लडिंग होती है, और रिवर्स के अंदर जो खासकर फ्लैश फ्लडिंग इलाके है, जिस तरह माउंटेनियस रीजन है, कोहिस्तान है, हजारा कोहिस्तान डिवीजन है, चतराल है, सबात है, या कश्मीर के जो इलाके हैं, इवन सियालकोट के जो नारावाल और सियालकोट के जो नाले हैं जो क्रॉस बॉर्डर से आते हैं, डीजी खान हिल टोरेंट से कोई सलमान के जो हिल टोरेंट एरियाज है, इसी तरह सिंध के, बलूचिस्तान के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मतलब ये मानसून की जो एक्टिविटी है वो हो जाती है। तो ये तो बिल्कुल इसमें हमें, और ये जो इक़दाम है ना, ये लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है, ये शॉर्ट टर्म की नहीं है। या मिड डिपार्टमेंट ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग से नहीं, गवर्नमेंट ने करनी है ना। अवाम ने अपने नुमाइंदे इसलिए भेजे हैं कि हमें किसी किस्म की परेशानी ना हो, लेकिन जो सिचुएशन इस वक्त है, ग्राउंड रियलिटी आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, आपको लगता है हमारे इदारे रेडी थे इससे निपटने के लिए? बस ये तो खैर अब आप खुद देख रही हैं, तो मैं इस पे कोई कमेंट्स तो नहीं कर सकता। मैं तो इसकी जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है इसकी, और जो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब यही चीजें तो हम
20-25 साल पहले भी इसी तरह सिचुएशंस जो है ना वो आते थे स्टेलेट्स। तो ये थोड़ा सीरियस बात है कि अभी तो होना चाहिए लेकिन वो एक बड़ा स्केल जो है वो उसके ऊपर अगर कुछ हो जाती है तो, लेकिन ये कि अब चूंकि टेक्निकली भी हर चीज काफी आप कह रहे इस मामले पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है, लेकिन इस वक्त तो हमें कोई शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी दिखाई नहीं दे रही। अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर अवैस, मैं जानना चाहूंगी कि करंट सिचुएशन क्या है, आप किस मकाम पर मौजूद हैं और यहाँ किस हद तक सहूलियात जो हैं आवाम को दी जा रही हैं और वसाइल क्या क्या हैं जिनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। देखिए हम लोग इस टाइम मौजूद हैं, ये लीला जेलम रोड है, ये पिंड दादर खान की तरफ जाती है। जेलम सिटी से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले के ऊपर रोड है। यहाँ पे एक बरसाती नाला था छोटा जो चकवाल में क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, जिसकी वजह से बरसाती नाला बिफर गया और इसने बहुत बड़ी आबादी को ज़ेरे आब जो है वो ले लिया है। यहाँ पर बहुत सारे देहात आते हैं और उनमें हज़ारों की तादाद में लोग रहते हैं जो कि अभी ज़ेरे आब है। इस वक्त अगर मैं मंजर कशी कर सकूँ, मैं एक सेंट्रल रोड के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरे पीछे गुप अंधेरा, मेरे पीछे पानी जो है वो बड़ी तेज़ी से बह रहा है, लेकिन यहाँ पर लाइट ना होने की वजह से हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। लाइकवाइज मेरे लेफ्ट राइट में जो आबादी थोड़ी सी नज़र आ रही है, लोग अपनी छतों के ऊपर खड़े हुए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो पीछे बहुत सारे देहात हैं जहाँ पर लोग रह रहे हैं, वहाँ पर पानी ने फसलों को तबाह किया है, इसके लोगों के घरों के सराउंडिंग्स के अंदर है, वहाँ पर अभी तक रेस्क्यू एहलकार नहीं पहुँच पाए। और यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि ना रेस्क्यू टीम्स की या गवर्नमेंट की इंटेंशन है कि इन लोगों को रेस्क्यू किया जाए। अभी जो है पूरे दिन में हमने देखा है कि 3 से 4 दफ़ा बोट्स यहाँ पे गई है, वो भी फ़ोटो सेशन की घर से जो है वो गई है और उन्होंने जाकर वहाँ से जो है मतलब एक बुज़ुर्ग को या किस बच्चे को या फैमिली को जो है वो रेस्क्यू कर लिया। उसके बाद सारा दिन यहाँ पर हम मौजूद रहे हैं और हमें नहीं लग रहा कि पंजाब गवर्नमेंट जो कि इतनी माइटी गवर्नमेंट है, जिसके पास इतने ज़्यादा वसाइल हैं, वो अपने वसाइल को बुरुए कार लाते हुए एटलीस्ट इस चीज़ का एनालिसिस करना चाह रही हो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। इस एक्टिविटी से मुतालिक भी बताइएगा। जी देखिए, सुबह जो है आर्मी ने यहाँ पर जो है रेस्क्यू किया, तकरीबन 60 से 70 लोगों को रेस्क्यू किया। उसके बाद जो है आर्मी के यहाँ पर एहलकार मौजूद तो हैं, लेकिन आर्मी ने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन जो है दिन 2 बजे के बाद नहीं किया। अभी मगरिब से कुछ देर पहले एक बोट के ज़रिए कुछ जवान जो है वो अंदर गलियों के अंदर गए थे, जहाँ पर वो उन्होंने अपने साथ जो है खाने पीने की अशिया रखी हुई थी, इसके साथ पानी रखा हुआ था। तो वो वहाँ से भी जो है वो कहीं उन्हें लकीली कुछ लोग थे जिन तक वो पहुँच गए तो उन्हें रेस्क्यू करके ले आए। लाइकवाइज रेस्क्यू 1122 की बोट जो है वो अभी अब से घंटा पहले एक गई थी, जो कि पिछले दिन को 2 बजे के बाद अभी गई थी गली के अंदर, जिन्होंने जाके एक बुजुर्ग जिनको उठा के लाया गया, इसके साथ साथ एक खातून जिसके हाथ में 9 मौलूद बच्चा था। ऐसे रिकत आमेज मनाजिर थे कि हमें दूर से देख कर जो है वो दिल दहल रहा था। इसके साथ साथ ऐसे बहुत से लोग हमें यहाँ पर आकर बता रहे हैं, बहुत से बुजुर्ग जो है वो घरों के अंदर मैसूर फंसे हुए हैं, फैमिलीज हैं, इसके साथ साथ जहाँ पर एक्सेस ही नहीं है रेस्क्यू की, रेस्क्यू एहलकार जा ही नहीं पा रहे। अगर यहाँ पर एक सिंपल सा फार्मूला किया जाता कि दिन के टाइम यहाँ पर हम ड्रोन उड़ाया जाता, मदद की जरूरत है, लेकिन इंतजामिया उस तरह से एक्टिव यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। मोहम्मद रियाज साहब, आपने भी सुना, ऐसी सिचुएशन में बचाव कैसे मुमकिन है और नेक्स्ट ईयर हमें इन नुकसानात का सामना ना हो, उसके लिए हुकूमत के करने वाले काम कौन से हैं? हुकूमत के डेफिनेटली उनके पास पूरे प्लान्स होते हैं, खासकर जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट होते हैं जिसमें ACD, तहसील और बिल्कुल एक गांव लेवल तक उनके पास प्लान्स मौजूद होते हैं कि अगर रिवर के नज़दीक है या नाले के नज़दीक है उसमें हमें क्या करना चाहिए। ये है, उसकी सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो इंश्योर होनी चाहिए। बाकी तो उनके पास जितना हमने देखा है तो उनके पास हर गांव में, फिर तहसील लेवल पे, फिर कस्बे लेवल, सारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैनेजमेंट है, डिवीजन लेवल पे पूरा जो है उसके पास डिजास्टर मैनेजमेंट के PDMS बने हुए हैं। वो उनके पास रिसोर्स भी होते हैं और फाइनेंशियल रिसोर्स भी होते हैं। गवर्नमेंट जो प्रोविंसेस है वो देते रहते हैं। इसी तरह सेंट्रल में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं हुकूमत के पास हर तरह का प्लान मौजूद होता है, रिसोर्सेज भी हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हैं। उसके बावजूद अगर आवाम इस तरह पानी के आने से परेशान हैं और रेस्क्यू करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो यकीनन ये हुकूमत की कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान है। हमें प्रोग्राम में एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ की सफ़ों में इख्तिलाफात के बाद सेनेट टिकटों की तकसीम पर भी बड़ा तनाज़ा सामने आया है।
पीटीआई ने सेनेट इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों को हतमी शक्ल दे दी। जनरल नशिस्तों के लिए पार्टी ने मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा खान आफरीदी और मौलाना नूरुल हक कादरी को नामजद किया है। टेक्नोक्रेट नशिस्त के लिए साबिक विफाकी वजीर आजम खान सवाती दोबारा मैदान में होंगे, जबकि खवातीन की नशिस्त के लिए रुबीना नास को टिकट दे दिया गया है। मुस्तदिका इतलात हैं कि पार्टी के देरीना और वफादार कारकुनों को नजरअंदाज करते हुए बाअसर शख्सियात को टिकट्स दिए गए हैं। वफादार और देरीना कारकुनों में से कई अफराद को ड्रॉप कर दिया गया, जिनमें इरफान सलीम, आयशा बानो और खुरम ज़िशान शामिल हैं। इस फैसले के खिलाफ पार्टी में शदीद एहतजाज शुरू हो गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों ने पेशावर प्रेस क्लब के बाहर धरना दिया और मरकजी शाहराह को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कारकुनान का कहना है कि इमरान खान के वफादार और मुखलिस साथी इरफान सलीम को सेनेट इलेक्शन में नज़रअंदाज करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, क्योंकि उनके नाम की मंजूरी खुद इमरान खान ने दी थी। इमरान खान से मुलाकात के बाद अलीमा खान ने भी वाज़ेह किया था कि चेयरमैन की हिदायत है कि क़यादत मुशावरत से उम्मीदवार फाइनल करे। रात गए इमरान खान के एक्स अकाउंट से अलीमा खान के बयान की तौसीक भी कर दी गई। एहतजाजी कारकुनान ने कहा कि बैरिस्टर सैफ ने जेल में इमरान खान से मुलाकात के खास शख्सियात के नामों की मंजूरी का दावा किया, जबकि अलीमा खान और बैरिस्टर सैफ के बयानात में वाज़ेह तज़ाद है। कारकुनान का कहना है कि सोची समझी साजिश के तहत सेनेट इंतखाबात से इरफान सलीम को बाहर रखा गया। उन्होंने सवाल किया कि हकीकी कारकुनों को नज़रअंदाज करके सरमायादारों को टिकट देने का क्या पैगाम है, जबकि इरफान सलीम की पार्टी के लिए कुर्बानियों का एतराफ़ सहाफ़ियों और कारकुनों ने भी किया है। कारकुनान ने वाज़ेह किया कि वो बंद कमरों के फैसलों को तस्लीम नहीं करेंगे और क़यादत भी हम पर ऐसे फैसले मुसल्लत न करे। सेनेट इंतखाब से फ़कत 4 रोज़ कबल तहरीक इंसाफ में आने वाले इस इख्तलाफ की नौयत क्या है? क़यादत कारकुनान को मुतमईन करती क्यों दिखाई नहीं दे रही? क्या जिन शख्सियात को नामजद किया गया है उसकी मंजूरी इमरान खान ने दी है? ये और बहुत से सवालात हैं जिनका जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा से सहाफ़ी फरजाना अली। फरजाना, सबसे पहले तो बताइए कि आखिर ये इख्तलाफ शुरू कैसे हुआ, इसकी वजह क्या बनी और इस वक्त क्या सिचुएशन है पार्टी के अंदर? देखिए, बहुत शुक्रिया। ये जो सिचुएशन है ये ज़ाहिर है इसी वजह से है कि आप ये देखें कि इरफान सलीम, आयशा बानो जैसे लोगों को जब आप या खुरम जैसे लोगों को जब आप नज़रअंदाज कर लेते हैं, और ख़ुसूसन 2 नाम जो मैं भी कहूँगी कि इरफान सलीम और आयशा की जब हम बात करते हैं, तो ये न सिर्फ कॉम्पिटेंट लोग हैं बल्कि एक बेहतरीन वर्कर भी हैं, और इनकी कुर्बानियाँ या इनकी पार्टी के साथ एसोसिएशन, खान साहब पर मुकम्मल एतमाद या उनके लिए हर जगह, हर मकाम पर खड़े रहना, ये मैं खुद इनको देखती आई हूँ। तो मैं खुद बड़ी हैरान हूँ कि ये हुआ क्या है आखिर। तो जाहिर है जब हम जैसे अच्छा, लोग जो नाम हैं फाइनल हुए हैं वो किसके रिकमेंडेशन थे और क्या खान साहब ने उन नामों की मंजूरी दी है? देखिए, हमारे तक तो जो बात पहुंचाई गई है, बैरिस्टर सैफ साहब जब मिल के आए तो उन्होंने मीडिया को कुछ टिकर्स की शक्ल में एक खबर दी, जिसमें और भी बहुत सारी बातें थी खान साहब से मुलाकात के हवाले से, लेकिन स्पेसिफिकली जो चीज़ जो हमारे लिए ज़ाहिर है जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था वो ये नाम थे, और उसमें वही नाम है जो आपने दोहराए हैं। लेकिन फिर उसके बाद वही कंट्रोवर्सी पैदा हो गई कि नहीं, ये नाम जो है किधर और से आए हैं। क्योंकि देखिए 2 तो चलो ठीक है ना, मुराद सईद की हम अब बात कर लेते हैं, वो हो गया, फैसल हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन बाकी लोग जो इस वक़्त मैदान में हैं, उनको देखकर लगता नहीं है कि इमरान खान साहब इस तरह का फैसला करेंगे। और अगर क्योंकि 2 साल की कैद आपको और भी बहुत कुछ सिखा देती है, बकौल आपके, आप तो पहले ही बहुत कुछ एग्जैक्टली। सीखे हुए थे, लेकिन मज़ीद भी बहुत कुछ सिखा देती है। तो फिर ये फैसला, मतलब वो लोग जिन्हें आप पहले ही बहुत ज़्यादा नवाज़ चुके हैं, फिर बिल्कुल, से ये उनको फैसला तो खान साहब के उस विजन के बरक्स है जिसमें वो कहते थे कि हम सरमायादारों को एग्ज़ैक्टली। कभी तरजीह नहीं देंगे, हमारी अव्वलीन तरजीह तो कारकुन होंगे जिन्होंने स्ट्रगल की है पार्टी के लिए। अच्छा, खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने ऑफर किया है इरफान सलीम साहब को कि आप मुशीर बन जाएं, तो क्या वाकई ऐसी कोई ऑफर है? और अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो धरना रंग ले आया जो प्रेस क्लब के बाहर दिया गया था। देखिए, 27 लोगों को पहले भी इस चीज़ के ऊपर या इस खौफ के ऊपर नवाज़ा गया है, जो आपने भी देखा, हम सब ने देखा, तो इरफान सलीम को नवाज़ने का भी
कोई बड़ी बात नहीं होगी। अली अमीन साहब पिछले काफ़ी अरसे से बहुत सारे लोगों को कभी मावन ख़ुसूसी बना लेते हैं, तो कभी मुशीर बना लेते हैं, तो पार्लिमानी सेक्रेटरी बना लेते हैं, ताकि लोगों का मुँह बंद किया जा सके। तो ये ऑफ़र कोई हम्म। इतनी बड़ी तंबे की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ मेहर, इस वक़्त मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई है। इस वक़्त जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू होने वाला था, लेकिन वो थोड़ा-सा ताख़ीर का शिकार है, क्योंकि लोग पहुँचे नहीं हैं। हो सकता है हम और आप जब ये प्रोग्राम रिलीज़ करें तो उस वक़्त तक हो भी चुका हो। लेकिन बहरहाल जब हम और आप बात कर रहे हैं तो अभी शुरू नहीं हुआ था। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत हैरान, बहुत ख़फ़ा और बहुत उनके लिए अजीब-सी सिचुएशन है कि वो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने उनसे पूछा आप मुझे बताएँ ना हम्म। ऐसे कैसे हो सकता है? कहते हम भी हैरान हैं, लेकिन बस ज़ाहिर है जो फ़ैसला हमें दिया गया है तो हम तो उसको फ़ॉलो लेकिन करेंगे। पार्टी लेकिन कारकुनान अगर तो ये झूठ सरापा है, एहतजाज हैं। क्या लेकिन पार्टी इस वक्त प्रेशर में दिखाई दे रही है इस मामले को लेकर? देखिए, पार्टी क्या आपका वज़ीर आला भी प्रेशर में दिखाई दे रहा है और आप ज़ाहिर है जानते हैं कि जब आप कंप्रोमाइज़ की सूरत में चले जाते हैं, तो यकीनन आपको कोई खौफ है। आप क्यों 53-52 की अपोज़िशन के साथ कंप्रोमाइज़ करने जा रहे हो? इसका मतलब है कोई तो मसला है ना। 27 लोगों को आप पहले नवाज़ देते हो, तो सबसे ज़्यादा डरे हुए तो इस वक़्त वज़ीर आला हैं। हालाँकि हालाँकि मैं ये भी कहती हम्म। हूँ कि वज़ीर आला का अच्छा, जो फ़िलहाल कोई खबरें मोहर सामने आ रही थी ऑपोजिशन के हवाले से कि ऑपोजिशन और हुकूमत मिल बैठकर इत्तफाक राय पैदा कर रहे हैं कि सीटों को एडजस्ट कर लिया जाए, 5 आप ले लें, 6 हम ले लेते हैं। क्या इन पर गौर किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, खैबर ये पख्तूनख्वा हो की? जी, ये बिल्कुल तय हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने देखा होगा कि अज़हर मशवानी ने भी एक ट्वीट कर दिया है। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो अपने कागज़ात विथड्रॉ नहीं कर रहे और अगर वो कागज़ात विथड्रॉ नहीं करते, अभी ये जो इजलास हो रहा है, ये इसी सिलसिले में हो रहा है कि किसी तरह उनको कन्विंस किया जाए। अगर विथड्रॉ नहीं होते, तो फिर तो ज़ाहिर हम्म। है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता ना, फिर तो आपको इलेक्शन में जाना पड़ेगा। लेकिन इलेक्शन में जाना खुद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए वो सवालिया निशान बन सकता है, जिसकी वजह से जो खौफ है, जिसकी वजह से ये कॉम्प्रोमाइज़ की सूरत-ए-हाल सामने आई है। वरना आप देखें कि अच्छा, आपके इरफान पास सलीम साहब का इस वक्त क्या स्टांस है? वो ये ऑफर कबूल कर रहे हैं या कागजात नामजदगी वापस लेंगे या वो अपने कारकुनान के साथ हैं? देखिए, बज़ाहिर तो वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि मैं अपने हक़ के लिए लड़ूँगा, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी हम्म। कहते हैं, अगर आपने उनकी ट्वीट्स भी देखी हों, कि अगर खान साहब का हुक्म है तो फिर मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन वो शक उनको यही है कि हम्म। ये खान साहब का हुक्म नहीं है। अब पता नहीं अब ये कैसे पता अच्छा। चलेगा कि वाक़ई ये खान साहब का हुक्म है या नहीं है? क्योंकि आपने खुद ही बता दिया कि हलीमा साहबा के बयान में और इस बयान में फ़र्क तो है। लेकिन एक बात मैंने अभी थोड़ी जी। देर पहले एक एमपीए से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए अगर ये झूठ है, तो ये झूठ अगली मंगल तक ही झूठ रह सकता है, उसके बाद तो सच सामने आना ही है। तो मैंने कहा तो फिर आप क्या करेंगे? हम्म। तब तो हो चुका सब कुछ। तो कहते हैं फिर कुछ हो चुका होगा लेकिन फिर भी हमें पता तो चल जाएगा कि कौन हमारे साथ सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तो अगला फिर राय अमल तय करने में अच्छा, हमें अभी तो आसानी 90 होगी। रोज़ पर भी बहुत से जो हैं तज़ादात दिखाई दे रहे हैं। कोई कह रहा है हमें तो प्लान मालूम ही नहीं था, कोई कह रहा है कि अगर प्लान अली अमीन गंडापुर साहब ने दिया है तो फिर एक खुफिया प्लान था कि इदारों को पहले पता ना चल जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं। इस वक्त गंडापुर साहब की हुकूमत को हकीकी मानों में ख़तरात लाहक हैं और वो परेशान हैं इससे? देखिए, मैं यकीनन ये सारी सिचुएशन तो यही है ना कि अगर आपने सेनेट इलेक्शन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और सिचुएशन किसी और सूरत हम्म। में आपके सामने आ जाती है, तो फिर आगे मामला और भी खराब हो सकता है, तो ये डर तो है। लेकिन हमें ये भी पता है कि खान साहब और अली अमीन साहब के दरमियान जो मामलात हैं, फिर आपके पास दूसरी चॉइस कौन है? मुझे ये बताइए। क्योंकि आपने जुनैद अकबर को सूबाई सदर बना के देख लिया, लेकिन जिस तरह से उसे नाकाम बनाया गया या जो वो अगर मैं मुझे लगता है कि नाकाम बनाया गया है, लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये बात भी कर लेते हैं कि वो डिलीवर नहीं कर सके क्योंकि उन्हें नाकाम बनाने की हम्म। कोशिश की गई है, तो फिर आपके पास दूसरी चॉइस क्या है अली अमीन के अलावा? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया ठीक है। निशान है। ब्रिज एक है, बहुत अच्छा, सारे मामलात अभी तो हैं 5 जो अली अगस्त की कॉल दी है, लेकिन उससे पहले 21 जुलाई का मार्का है सेनेट इंतखाबात का। लेकिन उसके लिए इजलास बुलाना ज़रूरी था और इतने हीले बहाने किए गए हुकूमत की जानिब से। क्यों ताख़ीर की गई इजलास बुलाने में? अब तो 20 जुलाई को इजलास बुला लिया गया है, लेकिन अब तक इतनी ताख़ीर क्यों रही?
देखिए, पहले तो इन्हें यही था कि शायद ये फैसला जो है उनके हक में आएगा या वो कुछ इस तरह के मामलात हो जाएँगे, लेकिन बात तो किसी सूरत बन रही रही। हर हाल में क्योंकि आप हम्म। कोर्ट में चले गए थे अपोज़िशन और फिर वहाँ पे आपको पता है कि एक तरीका है कि हल तो लिया जा सकता था, तो इसीलिए मजबूरन उनको ये सारा कुछ करना पड़ा और मैं आपको दोबारा यही बात कर रही हूँ कि जब कंप्रोमाइज़ की सूरत में आ गए हैं, तो आपको एक फ़िक्र हम्म। लाहक हो गई है और जिस तरह के बयानात आना शुरू हो गए थे विद इन पार्टी, तो वो एक मिसट्रस्ट तो था ना, तो उसी चीज़ के लिए ये सारा हम्म। कुछ जो है अब किया जा रहा है तो और अगर मुझे सेनेट मेरे इलेक्शन में ये भी कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है तो फिर 5 अगस्त का मार्का कैसे उसको पार करेंगे अगर सेनेट इंतखाबात में ये हालात हैं तो? मेहर मेरे हमारे ज़राए हमें ये भी बताते हैं कि अली अमीन ने ही जो शख्सियत मिलने के लिए गए थे, उनके ज़रिए ये पैगाम खान साहब को भेजा था कि अगर हम इस कंप्रोमाइज़ में नहीं जाएँगे, तो हमारी हुकूमत के लिए खतरात पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए बेहतर यही होगा हम्म। कि हम इस तरह की सिचुएशन को क्रिएट ही ना होने दें, क्योंकि हमारे अंदर कुछ लोग जो हैं वो इख्तिलाफ पैदा कर रहे हैं और ज़ाहिर है खान साहब को जो तस्वीर पेश की गई है, उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया। तो 5 अगस्त की कॉल का फिर क्या मुस्तकबिल है? क्या खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक चलाने की कोई तहरीक मौजूद भी है या नहीं? अगर कॉम्प्रोमाइज़ देखें ये इसी तरह होता है जैसा कि इन्होंने सोचा है 5 जमा 6 वाला तो फिर मेरा ख़्याल में फिर तो चीज़ें इस तरह होंगी। लेकिन बात वहीं पे आ जाएगी कि फिर कौन निकलेगा? तो फिर वही कारकुन निकलेगा हम्म। जो इनके साथ होगा जिसको ये राम कर सकेंगे। आम आदमी तो वैसे भी नहीं निकल रहा ना, कारकुन निकल रहा है और कुछ हद तक लेकिन ये पार्टी है में इतने शदीद इख्तलाफात हैं, फिर कारकुन भी नाराज़ हैं सेनेट इंतखाबात के हवाले से जो टिकट्स तकसीम की गई हैं। क्या एक भरपूर अंदाज में लोग बाहर निकल सकेंगे, इवन पार्टी कारकुनान निकल सकेंगे 5 अगस्त की कॉल पर? देखिए, भरपूर अंदाज़ का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन 10 से 20,000 अफ़राद इनफैक्ट मैं समझती हूँ कि ये निकाल ही लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम वहीं आ जाती है अच्छा। ना कि आप अंदर-अंदर तो सारे खफ़ा हैं। मैं अब टीवी पर उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहती, जो हमारे साथ मुसलसल हम उनके साथ राब्ते में होते हैं। वो एमएनएज़ भी हैं, वो एमपीज़ भी हैं और वो बहुत अच्छे ओहदों पर भी बैठे हुए हैं। खफ़ा तो वो अब भी हैं। इसमें वो नहीं है कि वो खफ़ा नहीं है, लेकिन अगर ये कहा जाएगा बहन की तरफ से कि देखिए हमारे भाई के लिए ये कॉल है और उसने कहा है कि 5 को आपने पीक पे जाना है, तो फिर लोग तो निकलेंगे ना, कारकुन निकलेगा, एमपीए निकलेगा, हम्म। एमएनए निकलेगा, अपने साथ अपने वर्कर्स या हल्के के लोग निकाल के ले आएगा, तो ये 10-20 हज़ार लोग तो आप निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि आवाम सड़कों पर होंगे, तो उसमें मुझे थोड़ा-सा मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। ठीक है, तो आपको यही लग रहा है कि अगर सेनेट इलेक्शन पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है तो फिर 5 अगस्त की जो तहरीक है उसका मुस्तकबिल जो है वो भी तारीख दिखाई दे रहा है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की, अपोजिशन किस हद तक फ़ायदा उठा रही है इसका? मेरे ख्याल में अपोज़िशन की तो वो कहते हैं ना कि सर कढ़ाई वाला हिसाब है पाँचों घी में और वही वाला जो एक मुहावरा है, तो उनको तो हम्म। बैठे-बिठाए देखा आपको इतने अच्छा, ज़बरदस्त फिगर जो ऑपोजिशन है की जानिब से ये 5 दावा भी किया जा रहा था कि हमें तो कोई स्ट्रगल ही नहीं करनी पड़ेगी ये सीटें लेने के लिए, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त एमपीएज हैं उनमें ही इतने लोग ऐसे हैं जो हुकूमत से नाराज़ हैं, तो वो आसानी से हमें वोट कर देंगे। तो आपको लगता है ऐसे लोग असम्बली में मौजूद हैं जो खान के ऑपोजिट जाकर, खिलाफ जाकर वोट करेंगे? ये तो सामने चूँकि नज़र नहीं आ रहा था ना, तो इसलिए ये वोट किया जा सकता था, किसी को पता भी ना चलता और आप वोट भी दे देते। तो इसीलिए अपोज़िशन हम्म। कॉन्फिडेंट है और हम भी ये देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 20 एक लोग ऐसे हैं कि जो इस तरह के डिसीज़न ले सकते थे। लेकिन अब तो और अपोज़िशन को भी पता था इन कि क्या 20 हो लोगों सकता को नाराज एमपीएस कहा जाए या फिर वही हॉर्स ट्रेडिंग और इस सब की बिना पर ये इस तरफ आ सकते हैं? नहीं, ये नाराज़ ही थे और आपको पता है कि जिस तरह की सिचुएशन बन रही है, फिर क्या हो, क्या ना हो, इस तरह की सिचुएशन में हर कोई अपना फ़ायदा तो देखता है, लेकिन बुनियादी तौर पर अली अमीन से नाराज़गी ही है। हम्म। अली अमीन गंडापुर साहब से नाराज़ी ही वजह हो सकती है। अगर कॉम्प्रोमाइज़ ना हुआ तो फिर आप बता रही हैं कि 20 एमपीएज ऐसे हैं जो अपोजिशन
को वोट दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया, फरजाना अली हमारे साथ मौजूद थी। इसके साथ ही हमें प्रोग्राम में एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। गजा को मुकम्मल तौर पर तबाह करने और गजा की आबादी को बेघर करने के बाद इसराइल ने शाम की अहम दिफाई और इंतजामी तंसीबात पर हमले शुरू कर दिए हैं। गुज़िश्ता रोज इसराइली फजाइया ने मुसलसल चौथे रोज शामी दारुल हुकूमत दमिश्क में शाम के चीफ ऑफ स्टाफ हेडक्वार्टर और सदारती महल के गिरदो नवाह में मुतादिद इमारतों पर बमबारी की। इसराइली फौज ने हमलों के बाद जारी बयान में कहा कि इसने हमले तेज कर दिए हैं ताकि सरकारी फोर्सेस की जानिब से दुरूज अक़लियत को नुकसान पहुंचने से बचाया जा सके। साबिक सदर बशारुल असद के इक़्तिदार से बेदखली के बाद ये दूसरा मौका है जब इसराइल शाम पर हमले कर रहा है। इससे कबल इसराइल ने शाम की गोलान की पहाड़ियों और सरहदी इलाकों पर कब्जा कर लिया था। अल जज़ीरा टीवी ने इसराइली फ़ज़ाई बमबारी की फुटेज जारी की है, जिसमें देखा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर फ़ज़ाई हमलों ने दमिश्क में वज़ारत दिफा की इमारत को नुकसान पहुँचाया है। शाम की सरकारी मीडिया और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इसराइली हमले अल सवैदा शहर पर किए गए, जहां बड़ी तादाद में दुरूज कबीले के अफराद आबाद हैं। यहां लड़ाई गुज़िश्ता 4 रोज से जारी है, जबकि मंगल की रात को इसराइल की तरफ से जंगबंदी का ऐलान भी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद 3 फ़ज़ाई और 1 ज़मीनी हमला किया गया। इसराइली टीवी चैनल ने एक अमरीकी ओहदेदार के हवाले से बताया कि वाशिंगटन ने तेल अवीव से जनूबी शाम में शामी फ़ौज पर हमले बंद करने का मुतालबा किया था। गुज़िश्ता रोज़ शाम के लिए अमरीकी खुसूसी एलची टॉम बैरक ने जनूबी शाम में हालिया झड़पों को तशवीशनाक करार दिया था और कहा था कि हालात को पुरअमन बनाने की कोशिश जारी है। एक्स पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि अमेरिका शाम के तमाम फरीकों से मौसर राबते में है ताकि अमन की तरफ पेशरफ्त हो सके। इसराइली हमलों और शामी सरकारी अफवाज पर हमलों के बाद शामी फोर्सेस सवैदा शहर में दाखिल हो गईं, जहां जंगजुओं और मकामी कबाइल के मुसल्लह अफराद के दरमियान झड़पों में दर्जनों अफराद हलाक और जख्मी हुए थे। शामी फोर्सेस की पेशकदमी के जवाब में इसराइल ने शामी अफवाज पर बमबारी शुरू कर दी। इन हमलों के बाद शामी सदर अहमद अल शराह ने अपने खिताब में कहा कि ये इसराइली हमले शाम को तकसीम करने की नाकाम कोशिश है। गजा पर हमलों की तरह दुनिया ने एक बार फिर इसराइली जाहरियत की सिर्फ मजम्मत की है। तुर्किया ने इसराइली हमलों को नए शामी निज़ाम के खिलाफ साजिश करार देते हुए कहा कि इसराइली हमले शामी हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश है और ये बराह रास्त तुर्किया के मफादात के खिलाफ है, क्योंकि तुर्किया और शाम के दरमियान तवील सरहद है और अंकारा नई हुकूमत के साथ ताउन कर रहा है। साथ ही खलीजी ताउन काउंसिल ने भी शाम पर इसराइली हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि जाहरियत फौरी रोकी जाए, क्योंकि ये शाम की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी है। जबकि यूरोपीय काउंसिल, नॉर्वे, अमरीका ने भी मजम्मती बयानात जारी किए हैं और तशवीश का इजहार किया। इन मजम्मतों और तशवीशों के दरमियान इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने शाम पर हमलों से मुतालिक अपना पहला रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सवैदा और जनूब मगरबी शाम में सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है। ऐसे में इसराइल में मौजूद दुरूज शहरियों को मुतनब्बे किया जाता है कि वो इसराइली फ़ौज पर भरोसा रखें, अपने घरों को वापस चले जाएं, क्योंकि इसराइली फ़ौज शाम में मौजूद दुरूज की हर मुमकिन मदद करेगी। दूसरी तरफ इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काटज ने भी शाम को दर्दनाक हमलों की धमकी देते हुए कहा कि दमिश्क में पैगामात का वक्त ख़त्म हो गया है, अब दर्दनाक हमले होंगे। इसराइली फ़ौज सवेदा में दुरूज पर हमला करने वाली अफवाज को उनकी मुकम्मल दस्तबरदारी तक तबाह करने के लिए ताकत के साथ कार्रवाई जारी रखेगी और इसके लिए इसराइली फ़ौज गजा से निकाले गए फ़ौजी दस्तों को शामी सरहद पर तैनात करेगी। अल अरबिया उर्दू के मुताबिक इसराइल दुरूज कबाइल को अपना स्ट्रैटेजिक एसेट समझता है और इसी वजह से इसराइल शामी फोर्सेस और ग्रुप्स पर हमले कर रहा है। अखबार के मुताबिक ये हमले इस वजह से भी अहम हैं कि इसराइल शाम में अपना असर रसूख कायम करना चाहता है, जो बशारुल असद दौर में तकरीबन ख़त्म हो गया था। फ़ौजियों की तैनाती से मुतालिक अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि इसराइली फ़ौज गजा में अपनी तारीख की तवील तरीन जंग लड़ रही है। इस जंग के इसराइली ओहदेदार आमतौर पर 3 अहदाफ बताते हैं: हमास की अस्करी क़ुव्वत का खात्मा, गजा से हमास का सियासी और हुकूमती वजूद ख़त्म करना यानी रिजीम चेंज करना, और अपने इसराइली कैदियों को गजा में कैद से निकालने में कामयाब होना। अभी तक इसराइल अपने इन तीनों अहदाफ को हासिल करने में नाकाम रहा है
और यही वजह है कि इजरायली ओहदेदार दोहा में हमास के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। शाम के अलावा इसराइल ने शिमाल में मौजूद लबनान की सरहद पर 5 मुख्तलिफ लबनानी पोजीशंस पर अपना कब्जा बरकरार रखा हुआ है। दूसरी जानिब शाम के साथ साथ इसराइल ने गजा पर भी बमबारी जारी रखी हुई है। गुज़िश्ता रोज़ 93 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिसके बाद कुल शहादतों की तादाद 58,500 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि तकरीबन 1.5 लाख फ़लस्तीनी इसराइली जारहियत के नतीजे में ज़ख्मी हुए हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इसराइल ने गजा में मौजूद रोमन कैथोलिक चर्च को भी निशाना बनाया है। इसराइली हमले में कम से कम 25 अफराद जख्मी और 5 से ज़ायद मारे गए। मसीहों के रूहानी पेशवा पॉप लियो ने कहा कि इसराइल की जानिब से चर्च को निशाना बनाया जाना इंतहाई अफसोसनाक है। इस वक्त गजा में इंसानी अलमिया जारी है। गजा में इसराइली दरिंदगी के नतीजे में इमदाद के मुतलाशी 21 अफराद समेत मजीद 43 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया ने तिब्बी ज़राए के हवाले से रिपोर्ट किया है कि गजा में फजर के बाद से अब तक कम से कम 43 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 21 अफराद वो भी शामिल हैं जो इमदाद के हुसूल के लिए कतार में खड़े थे। गाज़ा उन्हें इमदाद के मुतलाशी अफराद को निशाना बनाने से मुतालिक सलामती काउंसिल इजलास के दौरान ब्रीफिंग देते हुए पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि गजा इंसानी अलमे की इंतहा पर है। इमदाद को हथियार बनाया जा रहा है। सिर्फ गुज़िश्ता हफ्ते दर्जनों शहरी उस वक्त शहीद हुए जब इसराइली अफवाज ने गजा शहर में इमदादी सामान के हुसूल के लिए कतार में खड़े लोगों पर फायरिंग कर दी। गजा को तबाह करने और शाम के साथ साथ लबनान पर फ़ज़ाई बमबारी के बाद वाज़ेह हो रहा है कि नेतन्याहू ग्रेटर इसराइल के मंसूबे पर अमल शुरू कर चुका है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।